A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the Unit 5 Balance of Payments of your first book Part A Introductory Macroeconomics. If you remember, we have already completed one chapter of this unit, Balance of Payment, in your UT1 syllabus. So today we are going to start with the last part of this unit, and that is the meaning foreign exchange rate, the chapter in which the determination of foreign exchange rate has been excluded from your syllabus. इसमें से जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम शुरू करते हैं, क्या है फॉरेन एक्सचेंज? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? अपनी करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसीज हमारे कंट्री में हैं वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो है इंडियन रुपी। उसके अलावा जितनी भी करेंसीज हैं, अगर हम बात करते हैं यूएसए का डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाकिस्तानी रुपी और नेपलीज रुपी, जो भी अपने इंडिया के अलावा वो जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी की सारी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। ब्रिटिश पाउंड, सो दीज ऑल आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। तो यही है इसका पहला मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपी and all other currencies like US dollar, British pound, Kuwaiti dinar are the foreign exchange. So this is the meaning of foreign exchange, the very first topic of this chapter, and the name of the chapter is also foreign exchange rate. Now we come to the second part of this chapter, the second topic, and the name of the topic is what is foreign exchange rate. रेट का मतलब क्या होता है? कीमत। हम कहते हैं ना, इस पेन का क्या रेट है, पेंसिल का क्या रेट है। जिस रेट पर हम कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं, जिस रेट पर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक यूएस का डॉलर लेने के लिए हमें 70 इंडियन रुपीज़ देने पड़ते हैं। हमें 100 इंडियन रुपीज़ देने पड़ते हैं एक पाउंड लेने के लिए। तो ये उसका एक्सचेंज रेट हो गया। देखो वो यही कह रहे हैं, इट मीन्स द यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, $1 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पेइंग 70 इंडियन रुपीज। सो द एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू $1 इक्वल टू ₹70। फॉर अ कंट्री देर आर एज मैनी एक्सचेंज रेट्स एज देर आर फॉरेन करेंसीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितनी फॉरेन करेंसीज होंगी उतने एक्सचेंज रेट होंगे। एक्सचेंज रेट विद यूएसए डॉलर अलग है, विद ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग है, विद कैनेडियन डॉलर अलग है। इसी तरह से पाउंड के साथ हमारा रेट अलग है, पाकिस्तानी रुपी के साथ एक्सचेंज रेट अलग है। तो देखो वो क्या कहता है, फॉर अ कंट्री देयर आर एज मैनी एक्सचेंज रेट्स एज देयर आर फॉरेन करेंसीज। तो ये हमने दो बातें अभी पढ़ी हैं, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, और दूसरे हमने समझा व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स या टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, जिसमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे वन बाय वन करके। पहला फिक्स्ड, पैक्ड और स्टेबल, एक ही बात है। फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, फ्लक्चुएटिंग और मार्केट डिटरमिन्ड, एक ही बात है। मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये एक ही बात है। तो अब हम वन बाय वन करके इन तीनों सिस्टम्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फिक्स्ड और पेग्ड और स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या है फिक्स्ड, पेग्ड और स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? सबसे पहले तो ये वो सिस्टम है जो अब नहीं एग्जिस्ट करता, जहां गवर्नमेंट ही एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करती है। किसी भी तरह की मार्केट के फोर्सेस की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है। एक बार जो गवर्नमेंट डिटरमिन कर देगी वही एक्सचेंज रेट चलता रहेगा और उसको चेंज करने की अथॉरिटी केवल और केवल गवर्नमेंट के पास है। तो देखो शुरू करते हैं। इट इज अ सिस्टम व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो वो सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, हमने अपनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को दूसरी करेंसी से बांध दिया तभी तो फिक्स्ड है। हमने कहा $1 इक्वल टू 50 रुपीज, तो फिक्स हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया और ये फिक्स हो गया। सो इट इज नोन एज पेगिंग। पेगिंग का मतलब इन अ लिमिट, इन अ फिक्स मोड। सच अ रेट डज नॉट वेरी, वेरी का मतलब डज नॉट चेंज with the changes in the demand and supply of the foreign currency। फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई में चेंज होने पर भी इस रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये खास बात ध्यान रखना। ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर, गवर्नमेंट के पास ये शक्ति है टू चेंज इट। और इसका बेसिक पर्पस क्या है? टू ensure the stability in the foreign trade and capital movements, कि फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन कैपिटल के लेन देन में एक स्टेबिलिटी आ सके। पहले ऐसा होता था, इस सिस्टम को फॉलो किया जाता था। तो ये तो हो गया हमारा पहला सिस्टम जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और क्या बोलते हैं? स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और थर्ड क्या बोलते हैं? थर्ड इज कंट्रोल्ड और पैक्ड। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम जो अब चल रहा है वो कौन सा है? वो है फ्लेक्सिबल। कभी अप कभी डाउन, कभी एक्सचेंज रेट हाई चला गया कभी डाउन आ गया। ये क्या है? मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट। यहां पर प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहा है। दैट इज व्हाट? The forces of demand and supply in the market, they determine the exchange rate। इसीलिए इसको मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन, हमारी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है ना, कभी अप कभी डाउन, तो ये इसके और नाम है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग को हम कहते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, फ्लोटिंग भी कहते हैं, मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दो ही फोर्सेस है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई। डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो रेट बढ़ेगा, सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा। ऑफ द डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दिस रेट वेरीज का मतलब चेंजेस, इट चेंजेस विद चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देयर इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन अ कंट्री हैविंग द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये सारे सिनोनिम्स हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको अपनी नॉलेज बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ पेपर में कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाए, आपको इसके वेरियस नेम्स का पता होना चाहिए। तो हमने दो तरह के एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के सिस्टम पढ़ लिए। पहला फिक्स्ड और पैक्ड और कंट्रोल्ड और स्टेबल, दूसरा फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, प्योर फ्लोटिंग भी कहते हैं,
और अभी मैंने बताया था फ्लक्चुएटिंग। तो ये हमने दो तरह के, और मार्केट डिटरमिनेंट, ये दो हमने पढ़ लिए। तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग, बट इसको मैनेज किया जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। कौन कर रहा है? हमारे कंट्री के अंदर आरबीआई, हर कंट्री के अंदर उसका सेंट्रल बैंक। तो जिसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है? वो उसके ऊपर नजर रखता है। जब कभी रेट बहुत हाई हो जाता है तो अपने खजाने में से फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ा देता है। जब कभी रेट बहुत लो हो जाता है तो क्या करता है? अगर उसको लगता है कि रेट बहुत कम हो गया तो उसको एज अ बल्क बायर परचेज करता है, ताकि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट रहे। पर क्योंकि इसमें मिलावट है, इसमें वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, इसको डर्टी फ्लोटिंग रेट भी बोलते हैं। डर्टी मीन्स नॉट अ गुड गेम, अच्छी बात नहीं है। तो देखो अब यही बात वो कह रहे हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एसेंशियली अ फ्लोटिंग रेट, है तो ये भी फ्लोटिंग। इट इज कॉल्ड मैनेज्ड बिकॉज, क्यों? द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द रेट by entering the market as a bulk buyer or a bulk seller. When the central bank finds the floating rate too high, बहुत ज़्यादा हो गया, it starts selling the foreign exchange from its reserves to bring down the rate. और मैंने बताया था when it finds it too low, it comes as a bulk buyer, ताकि वो exchange rate stable हो जाए. The central bank does it for the benefit of the exporters and the importers. इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट को ध्यान में रख के ये एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है। इसको डर्टी फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं। तो हमने ये तीनों टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, जिसके बाद हमारा चैप्टर आज इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक तो इसमें से डिलीट हो गया। मैंने शुरू में बता दिया आपको डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, कैसे वो डिटर्मिन होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड क्यों की जाती है। फॉरेन एक्सचेंज की, नॉट रेट, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाती है और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से आती है। अब डिमांड कहूँगा तो हो जाएगा यूजेस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और सप्लाई कहूँगा तो हो जाएगा सोर्सेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फिर सुन लो, डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है व्हाट आर द यूजेस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई का मतलब है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो मैंने बिल्कुल इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है ताकि आपको एक एक चीज़ को मैं कंपेयर भी करवा सकूं और आपको समझ आ जाए। सबसे बड़ी बात तो याद रखना, प्राइस और डिमांड में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज है चाहे किसी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा। और प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। तो अभी हम इसको, इसी बात को दिमाग में रख के शुरू करेंगे। सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्या क्या सोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के, या हम क्यों फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। तो पहली चीज है फॉर इंपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है, मंगवाना है, गुड्स मंगवानी है, सर्विसेज मंगवानी है, कुछ भी मंगवाना है, तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो ये क्या हो गया? तो फॉर इंपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज आई रिक्वायर द फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड वो कह रहा है किसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए? फॉर मेकिंग द ट्रांसफर पेमेंट्स। अगर मैं किसी को बाहर कोई पेमेंट कर रहा हूं, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, है ना, और या कोई कैश रेमिटेंसेस, मेरा परिवार जो है मैं उनको कुछ भेज रहा हूं, आई वॉन्ट टू सेंड सम मनी टू माई फैमिली, तो मुझे उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। मेरा इंडियन रुपी तो चलेगा नहीं। तो फॉर मेकिंग द ट्रांसफर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशन, कैश रेमिटेंसेस टू द फैमिलीज अब्रॉड एटसेट्रा। तो ये मेरा दूसरा सोर्स हो गया डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। थर्ड है फॉर मेकिंग इनकम पेमेंट्स। आपने पढ़ा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट। तो जो हम पेड टू द नॉन रेजिडेंट है उसके लिए हमें चाहिए। फॉर मेकिंग द इनकम पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको बोलते हैं वेजेस, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम वर्क, जिसको हम बोलते हैं एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज।
तो इसके लिए भी हमें चाहिए, इसलिए हम डिमांड करेंगे। किसकी डिमांड करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज की। और फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, अगर हम बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हम वहां पे जाके कोई शेयर लेना चाहते हैं, उसको बोलेंगे इन द फाइनेंशियल एसेट, या हम वहां कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स अब्रॉड। और क्यों चाहिए हमें फॉरेन एक्सचेंज? मुझे किसी को पैसा उधार देना है, फॉर लेंडिंग मनी एंड फॉर मेकिंग द रीपेमेंट, मैंने पैसा लिया हुआ था वो वापस करना है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। और मुझे एज अ टूरिस्ट बाहर जाना है तो भी मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, क्योंकि मुझे अपना खर्चा उसी से करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई क्या, यूजेस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड, व्हाई वी डिमांड द फॉरेन एक्सचेंज। देखो इसके बिल्कुल पैरेलल में सोर्सेज ऑफ सप्लाई, इसको हम खाली सोर्सेज भी बोल देते हैं, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कहां से आएगा फॉरेन एक्सचेंज? द सप्लाई कम्स फ्रॉम, सप्लाई किसकी? सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी कम्स फ्रॉम, नंबर 1 फ्रॉम एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। यूज में क्या था? इंपोर्टिंग द गुड्स के लिए चाहिए। आएगा कहां से? जब हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे। देखो इसके बिल्कुल इनवर्स है, ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए चाहिए, और आएगा कहां से? फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स, जो हमें बाहर से रिसिप्ट मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशन, कैश रेमिटेंसेज। हमारा कोई बाहर यूएस से गया है, वो वहां से कमा के हमें डॉलर भेज रहा है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। और यहां पर था फॉर मेकिंग इनकम पेमेंट, यहां पर क्या है? फ्रॉम इनकम रिसीव्ड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये वाला, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, डिविडेंड। अगला क्या देखो हमने किया था? फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्ट करना है, पर यहां पर क्या है? फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, अगर वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें, हमारे शेयर परचेज करें, हमारे यहां आके जमीन जायदाद परचेज करें, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर था लेंडिंग मनी, उधार देने के लिए चाहिए, अगर मुझे बोरो करना तो हमें मिलेगा। और फॉर मेकिंग द रीपेमेंट, हमने उनका उधार चुकाया या उन्होंने हमारा उधार चुकाया तो हमें मिलेगा। हमने चुकाया तो देना पड़ेगा, ये तो हो गया इसकी डिमांड, उनसे हमें मिलेगा। मैं कंपेयर करवा रहा हूं आपको साथ साथ। टूरिज्म से मिलेगा, अगर कोई हमें फॉर टूरिज्म, हमने टूरिस्ट की तरह जाना है तो हमें चाहिए। और अगर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आएंगे तो वो हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज खर्च करेंगे और हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। और फिर एक बात याद रख लो, प्राइस और डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स रिलेशन है, और प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स सप्लाई दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर और ये कंप्लीट यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब अपना टाइम बिना वेस्ट किए साथ साथ नोट्स बनाते रहो, वीडियो में अपने कमेंट्स भी ज़रूर भेजो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि टाइम से आपके पास हर वीडियो पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।